हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैंने आपसे बोल के रखा है कि मैं आपको पूरी इकोनॉमिक्स करा रहा हूं एट फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम बेसिक लेवल टू हायर लेवल, जिसके ऑलरेडी 8 लेक्चर आ चुके हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां पर आपको एक इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा जिसमें ऑलरेडी 8 लेक्चर अपलोडेड है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू टैक्सेशन सिस्टम, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि टैक्स क्या होता है, मेथड ऑफ टैक्सेशन क्या है, इवन वैट बताऊंगा, जीएसटी भी आपको क्लियर करूंगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ये सारे टैक्स आपको क्लियर करूंगा इस वीडियो में। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि टैक्स, ये समझने की जरूरत है पहले, क्योंकि क्या है कि किसी भी कहानी को स्टार्ट करने से पहले हमें कैरेक्टर को जानना बहुत जरूरी है। क्या है, किसी भी कहानी को स्टार्ट करने से पहले उसको कैरेक्टर को जानना बहुत जरूरी है। अगर टैक्स में भी अपन को टैक्स पढ़ने जा रहे हैं तो हमें यह तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ टैक्स। तो टैक्स क्या है, टैक्स क्या होता है, एक वी कैन से चार्ज और एक मनी जो कि गवर्नमेंट को दी जाती है, जिससे गवर्नमेंट वेलफेयर पॉलिसी देती है रिटर्न में आपको, और गवर्नमेंट कई सारी आपको सर्विस देती है। जैसे आप जानिए, आप कई सारे लोग हैं गवर्नमेंट की कई सारी सर्विस का यूज कर रहे हो। जैसे आप रोड यूज़ कर रहे हो, आप अपने किसी घूमने जाते हो तो रोड के सर्विस यूज़ कर रहे हो, इवन कई सारी टोल टैक्स पर पे कर रहे हो उस रोड के लिए। तो क्या है कि आप जो सर्विस अवेल कर रहे हो गवर्नमेंट की, उसके लिए आप ही पे कर रहे हो। समझे मेरी बात को? वो किस फॉर्म में? आप टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को दे रहे हो और गवर्नमेंट उसको रिटर्न कर रही है किसमें? वेलफेयर के फॉर्म में और सर्विस के फॉर्म में। जितना भी ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट जितना भी खर्च करती है, वो पैसा आपका ही होता है। इस बात को ध्यान रखना। गवर्नमेंट कुछ नहीं है, अपनी जेब से कुछ नहीं देती है। बस गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जैसे मानिए किसी पर्सन से ज़्यादा टैक्स ले रही है क्योंकि उनकी इनकम हाइयर है और वो गरीब में बांट रही है। समझे मेरी बात को? आप पैसे वाले हो पर आप भी टैक्स देते हो, फिर वो क्या करता है, वो गरीब लोगों को मिलता है, वेलफेयर पॉलिसी मिलती है गरीब लोगों को। हालांकि आप सर्विस ले रहे हो गवर्नमेंट की, बट इतना बेनिफिट नहीं ले रहे हो, पर टैक्स आप बराबर भर रहे हो। तो दैट इज कॉल्ड अ टैक्स। अब वो ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट? क्योंकि उसको बैलेंस बना के चलना है। क्या है? बैलेंस बना के चलना है। और इक्वलिटी का कंसेप्ट आपने सुना होगा कि हमारी सोसाइटी में इक्वलिटी बनी रहे, दैट इज अ मेन रीजन। गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है क्योंकि उसे गरीब को वेलफेयर पॉलिसी दे रहा है। तो जो आप गरीब को दे रहे हो ना, वो आपकी जेब से ही पैसा जा रहा है। याद रखना, जो आप पुण्य कर रहे हो, जो गरीबों पे पैसा जा रहा है, गवर्नमेंट जो वेलफेयर पॉलिसी दे रही है, वो आपका ही पैसा है, वो आपका ही पैसा है। दैट इज कॉल्ड टैक्स। आप उसको दूसरे फॉर्म में पे कर रहे हो, टैक्स के फॉर्म में उसको पे कर रहे हो, और गवर्नमेंट उसी पैसे को वेलफेयर के फॉर्म में दे रही है गरीबों को। समझे मेरी बात को? अब गवर्नमेंट इसका एक्सपेंडिचर कहां करेगी? जैसे कुछ एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिससे हमको सर्विस मिल सके, जो कि गरीब बच्चों के सरकारी स्कूल हैं। जैसे मानिए हेल्थ हॉस्पिटल है, जो कि हॉस्पिटल बने हुए हैं कई सारे, जो कि हेल्थ के लिए भी, उसमें गरीब लोग जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में। इवन आप भी जाते हो कई बार सर्विस लेने, जिसमें कई सारा फ्री का इलाज हो रहा है। तो वो क्या है, वो गवर्नमेंट अपने जेब से थोड़ी दे रही है। गवर्नमेंट कहां से दे रही है? आपके ऊपर टैक्स इंपोज करके। क्या करके? वो टैक्स इंपोज करके, आपसे टैक्स लेके उसी पैसे का वो गरीबों को वेलफेयर दे रही है। टैक्स क्या है? चार्ज है, या फिर फाइनेंशियल आपसे कुछ ले रही है गवर्नमेंट, जिससे गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर की फुलफिलमेंट कर रही है और उसी को टैक्स को क्या वेलफेयर के फॉर्म में गरीब लोगों को बांट रही है। जो आप सर्विस ले रहे हो, आप जो रोड पे चल रहे हो, इवन कई सारी सर्विसेज हैं, आप भी गवर्नमेंट की सर्विस ले सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट वैक्सीन लगा रही है बच्चों को, इंद्रधनुष प्रोग्राम चला रही है, उसमें अमीर भी जाता है, गरीब भी जाता है बच्चा वैक्सीन लगवाने, बट वो फ्री की वैक्सीन लगती है। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उसमें होता है खर्चा कि नहीं होता? होता है ना। तो वो आपका पैसा है, वो गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, गवर्नमेंट कहीं से लाई नहीं है, वो आपका ही पैसा है। आपका पैसा रिटर्न आके टैक्स के फॉर्म में आप भर रहे हो और वो गवर्नमेंट उसको एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, वेलफेयर के फॉर्म में आपको दे रही है। फॉर्म चेंज है, पैसा रिटर्न आ रहा है, आपका पैसा जो आप दे रहे हो टैक्स के फॉर्म में वो रिटर्न आ रहा है, बट वो किसी दूसरे फॉर्म में आ रहा है। दैट इज कॉल्ड अ टैक्स। तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या कहलाएगी कि टैक्स इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज और लेवी
इम्पोज ऑन अ टैक्स पेयर, इंडिविजुअल और लीगल एंटिटी बाय गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्या बोला कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और एक्सपेंडिचर को वीकेंड से उसको फुलफिल करना, या वीकेंड से उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना गवर्नमेंट की, कि वो एक्सपेंडिचर कर सके, वेलफेयर दे हमको। तो टैक्स क्या है? टैक्स एक फाइनेंशियल और आप पे चार्ज लगाया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को वेलफेयर देना है लोगों को। और वेलफेयर किस फॉर्म में देगी गवर्नमेंट? जैसे एजुकेशन के फॉर्म में, हेल्थ के फॉर्म में, या फिर वीकेंड से इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्म में। बट उसका सर्विस की अवेलमेंट कौन करेगा? ये लोग ही करेंगे जो टैक्स भर रहे हैं, या फिर गरीब आदमी करेगा इसका अवेलमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को इक्वालिटी मेंटेन करना है कंट्री में। तो दैट इज कॉल्ड अ टैक्स। समझ गए मेरी बात को? टैक्स एक्चुअल में डेफिनेशन मेंशन करके आ जाओगे। मैंने बताया ना कि टैक्स में जो आप सर्विस ले रहे हो गवर्नमेंट से, वो आपका ही पैसा है, वो किसी दूसरे का पैसा नहीं है। गवर्नमेंट कहीं से नहीं लाई, वो आपसे ही पैसा लेके टैक्स के फॉर्म में, वो वेलफेयर के फॉर्म में आपको ही दे रही है। तो आप ये ना सोचा कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। गवर्नमेंट अच्छा क्यों कर रही है? क्योंकि आपका पैसा बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में वापस आ रहा है, तब गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। अगर बीच में ही आपका पैसा कोई दूसरा मिनिस्टर खा जाता है, या फिर वीगन से सीएम खा जाते हैं, या फिर करप्शन हो जाता है, ब्यूरोक्रेट्स खा जाते हैं, तो वो गलत गवर्नमेंट है, वो गलत है। तो वो आपका पैसा रिटर्न नहीं आ रहा है टैक्स के फॉर्म में, जो आप पे कर रहे हो वो वेलफेयर के फॉर्म में वापस नहीं आ रहा है, तो गवर्नमेंट सही नहीं है। तो पैसा आपका ही है, उसका यूटिलाइजेशन सही से हो रहा है तो गवर्नमेंट सही है। समझे मेरी बात को? चलो आगे चलते हैं, ये बाद में समझेंगे। अब देखो इसमें कुछ कंसेप्ट याद रखना। इंसिडेंट ऑफ टैक्स, ये क्या है? इंसिडेंट का समझना। जे इंसिडेंट ऑफ टैक्स क्या होता है? जिस पॉइंट पर टैक्स लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ इंसिडेंट ऑफ टैक्स। क्या है? इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है? जिस जगह टैक्स लगाया जाता है, मानिए डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है, तो जिस पर्सन पर टैक्स लगाया जाएगा दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट ऑफ टैक्स। समझे मेरी बात को? उसकी इनकम पर टैक्स लगाया जा रहा है तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स। समझ गए मेरी बात को? उसकी इनकम पर टैक्स लगाया जा रहा है, या कॉर्पोरेट टैक्स है, उसके किसी के बिजनेस पर टैक्स लगाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। जिस पॉइंट पर टैक्स लगाया जाएगा दैट इज कॉल्ड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। समझ गए मेरी बात को? इंपैक्ट ऑफ टैक्स क्या होगा? इंपैक्ट ऑफ टैक्स, इंपैक्ट से आप समझ रहे होंगे कि इंपैक्ट का मतलब क्या है। इंपैक्ट का मतलब है कि जिस पर टैक्स का इंपैक्ट हो रहा है। वीकेंड से मैं आपसे बोलूं कि आपको मैं एक सुई चुबा देता हूं, वीकेंड से पिन कर देता हूं एक, क्लियर? तो उससे क्या होगा? ब्लड आपको निकलेगा कि बगल वाले को निकलेगा? ब्लड डेफिनेटली आपको ही निकलेगा। निकलेगा किसको? आपको ही ब्लड निकलेगा, उसको बगल वाले को तो नहीं निकलेगा। अगर बगल वाले को निकलता है तो आप मुझसे बोलोगे सर 2-4 और घुसाओ, 2-4 और पिन करो, तो जिससे क्या हो? क्योंकि जो आज के 2024 में देखना, एक वीकेंड से हम कह सकते हैं कि जो हमारा पड़ोसी होगा या हमारा रिश्तेदार होगा, वो कभी आपकी खुशी नहीं देख सकता। अगर आप आगे बढ़ रहे होंगे तो वो बड़ा नींद नहीं आएगी उसको। और अगर आपके संग गलत हो रहा होगा, आपके संग गलत हो रहा होगा, आप घूम रहे होंगे आवारा या फिर, तो वो बड़ा खुश रहेगा। तो क्या है कि इंपैक्ट ऑफ टैक्स का भी मतलब यहां पर ही है कि जिस वीकेंड से अगर आप काम कर रहे हो, आपको सक्सेस मिल रही है, तो वो इंपैक्ट ऑफ टैक्स है। वीकेंड से जिस पर टैक्स इंपोज करा जाएगा उसी को इफेक्ट पड़ेगा, दूसरे को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझे मेरी बात को? तो दूसरा कुछ भी करता रहे हमें मतलब नहीं है, हमें इंपोज हुआ हमारे ऊपर टैक्स, हमको पे करना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को? तो क्या बोला मैंने आपको? इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है? जिस पॉइंट पर टैक्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स। और इंपैक्ट ऑफ टैक्स क्या होता है? जिस पॉइंट पर टैक्स लगाए और उसका इंपैक्ट भी उस पर ही पड़े, तो दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट ऑफ टैक्स। जो टैक्स के कारण जिस पर इंपैक्ट पड़ता है दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट ऑफ टैक्स। समझ गए मेरी बात को? ये दो कंसेप्ट याद रखना, ये पूरी रिवॉल्व करेंगे टैक्स की कहानी। समझे मेरी बात को? अब टाइप ऑफ टैक्स समझते हैं। देखो आप जानते हो कि दो तरह के टैक्स होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? सबसे पहले होता है डायरेक्ट टैक्स। कौन सा है? डायरेक्ट टैक्स। और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्ट बिल्कुल, और इनडायरेक्ट इनडायरेक्टली। देखो डायरेक्ट में क्या होगा? जैसे मानिए किसी पर्सन के ऊपर इंपोज किया टैक्स, क्या किया? इंपोज किया, गवर्नमेंट ने किसी पर्सन के ऊपर टैक्स इंपोज किया, बट इफेक्ट भी उसी के ऊपर पड़ेगा। तो वी कैन से जिस भी टैक्स में इंसिडेंट ऑफ टैक्स और इंपैक्ट ऑफ टैक्स दोनों इन्वॉल्व हो, दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट टैक्स। दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट टैक्स। जिसमें इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इंपैक्ट ऑफ टैक्स दोनों इन्वॉल्व हो, दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट टैक्स।
वी कैन से जिस पर टैक्स लगाया जाएगा उसी को इंपैक्ट होगा। समझे मेरी बात को? जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये जितने भी डायरेक्ट टैक्स हैं वो सारे क्या होंगे, इंसिडेंट ऑफ टैक्स भी है और इंपैक्ट भी उनको ही होगा, क्योंकि जिस पर टैक्स इंपोज करा जाएगा उसको ही पे करना पड़ेगा, किसी दूसरे को पे नहीं करना। समझे मेरी बात को? कि जिसको टैक्स, जिस पर टैक्स इंपोज करा जाएगा उसी को पे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट टैक्स। समझे? इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इंसिडेंट ऑफ टैक्स तो इन्वॉल्व होगा बट इंपैक्ट ऑफ टैक्स नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जिस टैक्स के अंदर इंसिडेंस ऑफ टैक्स तो होगा बट इंपैक्ट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड अ इनडायरेक्ट टैक्स। कैसे? जैसे मानिए किसी को, मैंने अभी आपको रिश्तेदार का एक एग्जांपल दिया था कि कुछ रिश्तेदार और कुछ रिलेटिव ऐसे होते हैं जो अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो वो खुश नहीं होंगे। समझे मेरी बात को? तो वो क्या है? इनडायरेक्ट है। वो क्या है? इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है? क्योंकि आप सक्सेस हो रहे हो, दुखी वो हो रहा है। तो ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जिस पर टैक्स इंपोज करा जाता है उसको इफेक्ट नहीं पड़ता, इफेक्ट दूसरे को पड़ता है। मानिए कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, सेल टैक्स आपको पता है सेल टैक्स कैसे लगता है। कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है और वो प्रोडक्ट पर टैक्स लगाया जाता है, क्लियर? पर भरना किसको है? कंज्यूमर को। कौन है कंज्यूमर? आप लोग, दूसरा आदमी। तो आप समझे, रिश्तेदार और क्या है? जब आप सक्सेस हो गए तो दुखी कौन होगा? रिश्तेदार। और जब आप डूबोगे तो कौन खुशी होगा? आपका रिश्तेदार। और आपका रिलेटिव, जो भी आपका फ्रेंड या दुश्मन है, वो खुशी होगा। हालांकि दुश्मन तो कुछ होता ही नहीं है, दुश्मन घर के अंदर ही होते हैं, क्लियर? तो क्या है कि जिस पर टैक्स इंपोज करा जाता है उसको इफेक्ट नहीं पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है दूसरे को। सेल टैक्स का एग्जांपल, एक्साइज ड्यूटी, ये सारे एग्जांपल है इनडायरेक्ट टैक्स के। समझ गए? अब मैं आपको एक्चुअल डेफिनेशन बता देता हूं। जिस पर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिस पर दोनों इंसिडेंट ऑफ टैक्स और इंपैक्ट ऑफ टैक्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है? इंसिडेंट ऑफ टैक्स तो होता है बट इंपैक्ट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व नहीं होता, दैट इज कॉल्ड अ इनडायरेक्ट टैक्स। समझ गए मेरी बात को? और मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल भी दे दिया रिश्तेदारों का, क्लियर? चलते हैं। मेथड ऑफ टैक्स क्या है? मेथड ऑफ टैक्स। अब टैक्स कैसे लगाया जाता है, इंपोज को, टैक्स को इंपोज कैसे किया जाता है इंडिया के अंदर, यह भी जानना बहुत जरूरी है। देखो टैक्स के टाइप बता दिए मैंने आपको। टैक्स में दो टर्मिनोलॉजी याद रखना है, इंसिडेंट ऑफ टैक्स और इंपैक्ट ऑफ टैक्स। अब मेथड क्या है टैक्स लगाने की, यह भी जानना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि देखो सबसे पहली मेथड होती है प्रोग्रेसिव टैक्स। क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स। अब मानिए कंपनी है, मानिए आपने कोई कंपनी खोली, वीकेंड से कोई पेन बनाने की कंपनी खोली। अब एक समय ऐसा आया कि आपका पेन की बड़ी वैल्यू हो गई, आपके पेन की बड़ी वैल्यू हो गई, और वैल्यू होने के साथ साथ उसका वॉल्यूम भी बढ़ गया, वीकेंड से उसकी क्वालिटी और प्राइस भी बढ़ गई और इवन उसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई सेलिंग की। तो क्या है? टैक्स उस हिसाब से बढ़ता रहेगा। क्या बोला? कि टैक्स इंक्रीज होते जाएगा, टैक्स इंक्रीज simultaneously with increase of value and volume of product। क्या है? वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट। क्या है? जैसे जैसे प्रोडक्ट की वैल्यू और वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, क्वांटिटी बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे टैक्स बढ़ते जाएगा। वी कैन से जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे इनकम कम होती जाएगी टैक्स रिड्यूस होते जाएगा। इसमें क्या है? प्रोग्रेसिव में क्या बोला कि आपकी इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू एंड वॉल्यूम ऑफ द इनकम। क्या है? जो आपकी टैक्स की वैल्यू होगी, टैक्स होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपकी इनकम से या आपके प्रोडक्ट के वैल्यू और वॉल्यूम से। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ते जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ते जाएगा, टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। और जैसे जैसे आपकी इनकम रिड्यूस होते जाएगी तो उसको टैक्स भी रिड्यूस हो जाएगा। समझे मेरी बात को? ये क्यों? जैसे ये अमीरों में होता है, जैसे जो अमीर है, जो बिल्कुल रिच है, उसमें क्या है कि मानिए वो रिच होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? रिच होते जा रहा है, और उसी के साथ उसका टैक्स भी बढ़ते जा रहा है। वो रिच होते जा रहा है और टैक्स भी बढ़ते जा रहा है, तो उसको इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और जो गरीब है, जैसे मानिए कोई गरीब होते जा रहा है तो उसका टैक्स भी रिड्यूस होते जा रहा है। तो ये क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स में ये होता है कि मतलब एक इफेक्ट नहीं होता है
कि मतलब गलत इफेक्ट नहीं पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है लोगों पर, और प्रोग्रेसिव टैक्स ही होना चाहिए। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी लोगों की, वैसे वैसे टैक्स बढ़ते जाए। क्लियर। और इंडिया में भी प्रोग्रेसिव टैक्स यूज करा जाता है। क्लियर। तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है समझना, कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ते जाएगा। क्लियर। देन आफ्टर सेकंड क्या है, रिग्रेसिव टैक्स। देखो रिग्रेसिव अपोजिट है प्रोग्रेसिव का। क्या है, रिग्रेसिव है अपोजिट प्रोग्रेसिव का। कैसे, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स कम होते जाएगा, और जैसे जैसे आपकी इनकम रिड्यूस होती जाएगी आपका टैक्स वी कैन से इसमें अपोजिट होता है। क्लियर। अपोजिट, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स कम होगा। बट सर ऐसा क्यों, ऐसा तो गलत है। प्रोग्रेसिव टैक्स तो समझ में भी आया, पर रिग्रेसिव समझ में नहीं आया, क्योंकि रिग्रेसिव में इनकम बढ़ रही है टैक्स कम हो रहा है। तो ये अप्लाई होता है एमएसएमई पर। कहां पर, एमएसएमई पर। जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है वहां पर इसका यूज करा जाता है। कैसे यूज करा जाएगा, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज है ना ये सारे, इसमें क्या होता है कि जो उनको अगर प्रमोट करने के लिए, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट रिग्रेसिव टैक्स लगाती है। उसमें क्या करती है कि अगर कोई भी एमएसएमई वीकेंड से अपना वॉल्यूम बढ़ाती है या वैल्यू बढ़ाती है अपने प्रोडक्ट की, या प्रोडक्शन बढ़ाती है, तो उसका टैक्स भी रिड्यूस होते जाएगा। तो क्या होगा, उसकी इनकम बढ़ेगी और वो मोटिवेट होगा और अच्छा काम करेगी। एमएसएमई को जब प्रमोट करना होता है गवर्नमेंट को, तो वो रिग्रेसिव टैक्स लगाएगी। जैसे अधिकतर रिग्रेसिव एमएसएमई या छोटे व्यापारियों को प्रमोट करने में ही रिग्रेसिव टैक्स लगाया जाता है। क्लियर। देन तीसरा होता है प्रोपोर्शनल टैक्स। क्या है तीसरा, प्रोपोर्शनल टैक्स। ये समझना। अब प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल क्या है, पूरा दोनों से अपोजिट है। आपकी इनकम बढ़े चाहे ना बढ़े टैक्स उतना ही रहेगा, टैक्स नहीं बढ़ेगा। इनकम कम हो बढ़े चाहे कुछ भी हो, इंक्रीज हो चाहे रिड्यूस हो, टैक्स बराबर रहेगा। प्रोपोर्शनल टैक्स में क्या होगा कि टैक्स बराबर रखा जाएगा। बिल्कुल, चाहे इनकम आप बढ़ाओ चाहे घटाओ, कुछ भी हो आपकी टैक्स बराबर रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये टैक्स का यूज क्यों करा जाता है, ये प्रोपोर्शनल टैक्स का यूज क्यों किया जाता है। क्योंकि क्या है कि ये तो गलत है कि जैसे गरीब है, गरीब होते जा रहा है तो मतलब उसका टैक्स बराबर है, वो 12% ही टैक्स भर रहा है। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 12% मत समझना नहीं तो वो डूब ही जाएगा। क्लियर। तो गरीब होते जा रहा है वो 12% टैक्स भर रहा है, और जो अमीर है जिस पर करोड़ों रुपए की संपत्ति है वो भी 12% भर रहा है। तो ये तो गलत है ना। ये कब लगाया जाता है, जब प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स की एक लिमिट होती है। क्या होता है कि देखो ऐसा तो नहीं है प्रोग्रेसिव टैक्स में इनकम हो गई एकदम 1 करोड़ तो टैक्स भी थोड़ा बढ़ते जाएगा, एक लिमिट होगी ना उसकी भी कि इतने लिमिट तक बढ़ते जाएगा टैक्स, फिर उसके बाद उसको कंट्रोल कर दिया जाएगा। ऐसे ही गरीब के संग होगा कि जब टैक्स रिड्यूस बिल्कुल उसकी नील इनकम हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नील ही हो जाएगा, वो अलग चीज़ है। तो वो सर्टेन लेवल पर मैनेज करने के लिए वीकेंड से प्रोपोर्शनल टैक्स लगाया जाता है। समझे। रिग्रेसिव में क्या है, अब कोई की इनकम हो गई बहुत ज़्यादा, मान लो एमएसएमई करोड़ों में पहुंच गई, वो बड़ी कंपनी बन गई, तो उसका टैक्स का नील थोड़ी कर देंगे। समझो मेरी बात को। तो प्रोपोर्शनल टैक्स का यूज करा जाता है इन दोनों में, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव में। इसमें क्या है, ये देख एक लिमिट डिसाइड कर दी कि हाँ भैया इतना हम टैक्स बढ़ते जाएगा, फिर इसके बाद कंट्रोल में आ जाएगा, उसके बाद टैक्स बढ़ेगा नहीं, ना ही घटेगा। समझे मेरी बात को। तो एक लिमिट डिसाइड करने के लिए कि हाँ एक लिमिट डिसाइड हो गई, ये इसका यूज प्रोपोर्शनल का यूज करा जाएगा इन दोनों में ही। समझ गए, तीनों मेथड समझ में आ गई, क्लियर हो गई। चलते अपन आगे। आगे है वैल्यू एडेड टैक्स। ये बड़ा ध्यान से समझना, ये आप बड़े ध्यान से समझना। इसकी मेथड आपको मैं आज पूरा क्लियर कर दूंगा कि वैल्यू एडेड टैक्स होता क्या है। पहले तो आप एक बात जान लीजिए, कोई टैक्स ही नहीं है। वैल्यू एडेड टैक्स कोई टैक्स ही नहीं होता, ये एक मेथड है। क्या है, ये एक मेथड है टैक्स लगाने की। क्या है, इट इज अ मेथड टू इंपोज द टैक्स। और कौन सा टैक्स, सेल टैक्स। कौन सा टैक्स, सेल टैक्स। आपको कई बार पूछा जाएगा व्हाट इज वैल्यू एडेड टैक्स, तो अधिकतर लोग इसको टैक्स समझेंगे, ये टैक्स ही नहीं है, ये टैक्स है ही नहीं, ये तो एक मेथड है टैक्स इंपोज करने की। पहले क्या था, सेल टैक्स था। अब इसको समझेंगे हम सेल टैक्स कैसे होता है, सेल टैक्स कैसे इंपोज करा जाता था, और उसमें क्या डिफिकल्टी हुई कि वैल्यू एडेड टैक्स को आना पड़ा। समझाता हूं। देखो जैसे मानिए एक फैक्ट्री है, वो कोई प्रोडक्ट बना रही है, ए नाम से वो प्रोडक्ट बना रही है, कोई फैक्ट्री है।
अब वो डायरेक्ट कंज्यूमर को तो बेच नहीं देगी, वो किसको बेचेगी, वो बेचेगी डिस्ट्रीब्यूटर को, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसको वो माल बेचेगी अपना। क्लियर, डिस्ट्रीब्यूटर इसको इनकम वो पैसे दे देगा। क्लियर, जो भी होगा। देन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटर किसको बेचेगा, डायरेक्ट कंज्यूमर को तो बेचेगा नहीं, होलसेल को बेचेगा, जो होलसेलर होगा उसको अपना माल बेच देगा। होलसेलर किसको बेचेगा, रिटेल शॉप को बेचेगा, जो छोटे छोटे शॉप होंगे रिटेलर उनको बेच देगा। और रिटेलर से कौन खरीदेगा, कंज्यूमर खरीदेगा। कौन खरीदेगा, कंज्यूमर खरीदेगा। अब अपन समझते हैं कि पहले सेल टैक्स कैसे लगाया जाता था, फिर उसके बाद आगे अपन वैल्यू एडेड टैक्स की मेथड समझेंगे। जैसे मानिए कोई प्रोडक्ट है ए, इसकी प्राइस है 100 रुपीज। कितनी है, 100 रुपीज प्रोडक्ट की प्राइस है। मानिए इस पर सेल टैक्स लग रहा है 5%। कितना लग रहा है, 5% लग रहा है। तो इसकी ये क्या है, 5 रुपए टैक्स भी देगा, और 100 का प्रोडक्ट तो 105 रुपीज ये पे करेगा। क्या, डिस्ट्रीब्यूटर फैक्ट्री को 105 रुपीज पे करेगा। समझ गए मेरी बात को, क्योंकि 5 रुपए इसने सेल टैक्स दिया है, किसको, फैक्ट्री को। और फैक्ट्री वाला ये 5 रुपए किसको दे देगा, गवर्नमेंट को दे देगा, स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा कि आप रखिए, आपका जो सेल टैक्स मिला है वो 5 रुपए है। क्लियर। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर ये तो है नहीं कि वो 105 रुपए का लेने के बाद 100 रुपए ही अपनी कॉस्ट प्राइस को कंसिडर करेगा, नहीं, वो इसको कंसिडर क्या करेगा, 105 कॉस्ट प्राइस कंसिडर करेगा। क्या करेगा, 105 अपनी कॉस्ट प्राइस कंसिडर करेगा कि 105 का लिया है। अब इसमें वो अपना प्रॉफिट जोड़ेगा। क्या जोड़ेगा दोस्तों, प्रॉफिट जोड़ेगा। कितना, मान लीजिए 15 रुपीज इसने अपना प्रॉफिट जोड़ा, तो कितने हो गए, 120 रुपीज हो गए। अब ये क्या करेगा, 120 रुपीज का होलसेल को बेचेगा और बोलेगा कि 120 का 5% मुझे टैक्स भी चाहिए। क्लियर। तो ये कितने का हो जाएगा, 5% टैक्स इसका 6 रुपीज। कितना हो जाएगा, 6 रुपीज टैक्स देगा ये, कौन, होलसेल। और इसकी प्राइस हो जाएगी प्रोडक्ट की 126 रुपीज। अब ये 126 रुपीज कॉस्ट प्राइस हो गई इसकी। समझे मेरी बात को, 126 इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। अब इसमें ये अपना प्रॉफिट जोड़ेगा। अब ये कॉस्ट प्राइस को कंसिडर करेगा, प्रॉफिट जोड़ दिया मान लो 14 रुपीज, और ये प्रोडक्ट होगा कितने का, 140 का। और अब 5% यहां भी टैक्स लगेगा। समझे मेरी बात को, यहां टैक्स लगेगा 5%, तो ये हो जाएगा 7 रुपीज टैक्स। अब ये हो जाएगा 147 का, और 147 का प्रोडक्ट जाएगा इसके पास। 147 पर ये क्या करेगा कि 147 रुपीज जो भी स्टेट को देगा। अब ये इसको कॉस्ट प्राइस मान लेगा, इसमें पैसा जोड़ के ऐसा ऐसा चलते जाएगा। अब इससे क्या होता था, जो गरीब आदमी था, जो कि पुअर पीपल था, उसको प्रोडक्ट बड़ा ही महंगा मिलता था। वी कैन से उसकी प्राइस बड़ी ही हैवी थी, वी कैन से बड़ी ज्यादा थी उसकी प्राइस। तो उसको क्या है, कास्केडिंग इफेक्ट भी बोलते थे इसको अपन। इसको क्या बोलते थे, एक कास्केडिंग इफेक्ट। ये पूरा जो हो रहा है ना इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड अ कास्केडिंग इफेक्ट। क्या है, ये पूरा एक कास्केडिंग इफेक्ट है। क्लियर। अब गवर्नमेंट ने सोचा इससे क्या हो रहा है, इससे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि क्या है, जो गरीब आदमी है वो पिस रहा है, उसको जो फाइनल प्रोडक्ट है कंज्यूमर को जो मिल रहा है वो एफर्ड ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि इतना ही टैक्स लग रहा है। और गवर्नमेंट को सर्वाइव भी करना है, क्योंकि 5 साल बाद फिर से होगा खेल, वोटिंग होगी, हटा देगी। क्लियर। तो नया कंसेप्ट आया एक वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स क्या है कि जो वैल्यू एडिशन होगा उसी पर टैक्स लगाया जाएगा। समझे मेरी बात को, जिस चीज का वैल्यू एडिशन होगा उसी पर टैक्स लगाया जाएगा। समझे मेरी बात को। अब कैसे होगा, सर आपने तो बोल दिया कि वैल्यू एडिशन ये मेथड है सेल टैक्स की मेथड है वैल्यू एडेड टैक्स। अब इसमें टैक्स कैसे इंपोज करा जाएगा वैल्यू एडेड में, देखो अब आपको पूरी तरह समझाता हूं, ये आप पूरी समझ में आ गया कैसे कैसे टैक्स लगा। अब वैल्यू एडेड टैक्स आ गया। जैसे मानिए फैक्ट्री है ये, और ये है डिस्ट्रीब्यूटर। कौन है, ये है डिस्ट्रीब्यूटर। समझे मेरी बात को, ये फैक्ट्री है, ये डिस्ट्रीब्यूटर, और ये होलसेल वाले को, और आगे आप समझ लेना, ठीक है, होलसेल आगे आप लिख लेना। जैसे मानिए इसने प्रोडक्ट बनाया था अपना ए, जो मैंने आपको प्रीवियस में बताया था, जिसका 100 रुपीज ये बेच रहा था। कितने का, 100 रुपीज का बेच रहा था डिस्ट्रीब्यूटर को। समझे मेरी बात को, 100 रुपीज का ये डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहा था, और इसे बोल रहा था कि 5% आप टैक्स भी दो, 105। तो मतलब 105 का हो गया, 5 रुपए इसने सेल टैक्स भी दे दिया, और ये 5 रुपए का किसके पास, गवर्नमेंट के पास। अब क्या है, टैक्स यहां नहीं लगेगा, कॉस्ट प्राइस इसको नहीं मानी जाएगी 105 को,
ठीक है, आप मान लो 105 को, आप इसमें वैल्यू एडेड कितनी कर रहे हो, आप अपना प्रॉफिट कितना जोड़ रहे हो, ये मैटर करता है। तो प्रॉफिट ये जोड़ रहा था 15 रुपए, कितने, 15 रुपए प्रॉफिट जोड़ रहा था, इसका 5% लगेगा, समझे मेरी बात को, इसका 5% लगेगा 15 रुपए, जो इसने वैल्यू एडेड करी है इस पर 5% लगेगा, पूरे टोटल पर नहीं लगेगा, ये है वैल्यू एडेड टैक्स। समझे मेरी बात को, जो इसने वैल्यू ऐड करी है, जो अपना प्रॉफिट ऐड किया है, दैट इज कॉल्ड अ मेन फैक्टर टू इम्पोज द टैक्स, जिसको हम मानेंगे फैक्टर कि उसी के ऊपर इंपोज करा जाएगा टैक्स 5%। तो 15 का 5% कितना होगा देख लेते हैं, 5,1,2,0, देन आफ्टर देख लीजिए आप 5,3 और 4 3/4, क्लियर। तो देख लियो 0 पॉइंट को समथिंग आएगा 30 है, तो 0.6 कुछ ऐसा होगा, तो 0.6 रुपीज देना पड़ेगा किसको, स्टेट को, समझे मेरी बात को। तो इससे क्या होगा, प्राइस भी रिड्यूस हो जाएगी, प्राइस जो फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी, और गरीब आदमी वीकेंड से एफर्ट कर सकेगा, और कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब वो रिड्यूस हो जाएगा टैक्स ऑन टैक्स। क्या हो रहा था पहले वाले में, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था, अब टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, दैट इज कॉल्ड अ वैल्यू एडेड टैक्स। समझ गए पूरी बात को, वैल्यू एडेड टैक्स क्या है, कोई टैक्स नहीं है, ये एक मेथड है सेल टैक्स पर वीकेंड से लगाने की, इंपोज करने की, टैक्स इंपोज करने की, क्लियर। ये कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करेगा, वीकेंड से टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा इसके अंदर, और वैल्यू एडेड पर टैक्स लगाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि वैल्यू एडेड टैक्स आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलते हैं बनाएंगे। अब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। देखो आपको मालूम है कि जीएसटी क्या हुआ था कि कई सारी स्टेट में इनडायरेक्ट टैक्स डिफरेंट थे, उससे क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, इवन रेवेन्यू का भी लॉस हो रहा था, और टैक्स इवेजन भी हो रहा था कई सारा, और इससे क्या डिफिकल्टी हो रही थी, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी होलसेलर है, या वीकेंड से बिजनेसमैन है, कि डिफरेंट स्टेट में वो प्राइस मिले डिफरेंट, और डिफरेंट स्टेट में वो प्राइस मिले डिफरेंट। आज भी आप देखिए पेट्रोल की प्राइस, आप बोलते होंगे कि मैं तो पेट्रोल यूपी से डलवाऊंगा, मैं तो अपने राजस्थान से डलवाऊंगा या मध्य प्रदेश से डलवाऊंगा, जहां भी पेट्रोल सस्ता होगा वहीं से डलवाऊंगा। तो क्या है कि वो जीएसटी के अंदर नहीं है, पेट्रोल प्रोडक्ट क्या है जीएसटी के अंदर नहीं है, इसलिए वो वेरिएशन है उनकी प्राइस में, समझे मेरी बात को, स्टेट बाय स्टेट। तो इसी चीज को देखते हुए एक जीएसटी कंसेप्ट आया। सबसे पहले केलकर कमेटी ने बोला जीएसटी के बारे में। केलकर कमेटी सेटअप हुई थी 2006 में। क्या हुआ था, केलकर कमेटी सबसे पहले सेटअप हुई थी 2006 में, जिसमें बोला गया कि जीएसटी के लिए बोला गया सबसे पहले। अब जीएसटी के लिए बोला गया, केलकर कमेटी ने बोला कि जीएसटी लाओ 2006 में, बट क्या हुआ, कंसेंसस नहीं हो पाया स्टेट और सेंटर के बीच में, तो जो जीएसटी का प्रपोज था वो आगे नहीं बढ़ पाया, हालांकि इसको आगे नहीं बढ़ा पाए। फिर इसके बाद क्या हुआ कि देन आफ्टर 2016 में 101, कौन सा 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, कौन सा हुआ 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, और 2016 में जीएसटी काउंसिल सेटअप कर दी गई। अब जीएसटी होता क्या है ये तो बताओ सर। जीएसटी क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल इनडायरेक्ट टैक्स इन वन स्लैब। क्या है, एक ही टैक्स होना चाहिए सारे इनडायरेक्ट टैक्स का। देखो आप कई सारे टैक्स रखते हैं, सेल टैक्स, एक्साइज टैक्स, कई सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, बट उनमें प्रॉब्लम क्या थी, कई स्टेट में तो क्या है जीएसटी कंसेप्ट आया, उसमें क्या कर दिया कि टैक्सों को, सारे इनडायरेक्ट टैक्स को एक टैक्स बना दिया, सारे इनडायरेक्ट टैक्स को एक टैक्स बना दिया। अब इसमें डिफरेंट थे, कुछ चीज़ों को छोड़ दिया, जैसे मैं बता देता हूं, जैसे अल्कोहल लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्प्रेड, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल, ये सारे चीज़ों को जीएसटी से बाहर निकाल दिया, और इन पर अभी भी वैट लगता है। हालांकि अब गवर्नमेंट कुछ सोचेगी इसके बारे में, देन आफ्टर वो कहानी बनेगी, पर अभी ये जीएसटी में नहीं आते हैं, और सारे इनडायरेक्ट टैक्स वो जीएसटी के अंदर आते हैं। तो जीएसटी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल इनडायरेक्ट टैक्स इनटू वन टैक्स, सिंगल टैक्स बना दिया, सारे इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ के एक सिंगल टैक्स बना दिया, दैट इज कॉल्ड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्या है, जीएसटी में भी कई सारी चीजें छोड़ दी। दूसरा क्या है, जीएसटी काउंसिल सेटअप करी गई, कौन से आर्टिकल से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है,
आर्टिकल नंबर 279A, याद रखना कौन सा है, 279A आर्टिकल के जरिए जीएसटी काउंसिल सेटअप करी गई। समझे मेरी बात को। अब क्या कहानी, जीएसटी काउंसिल को हेड कौन करता है, पहले अपन जान लेते हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में। जीएसटी काउंसिल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो इसको हेड कौन करता है, इसको हेड करता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और सारी स्टेट के मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर सारी स्टेट के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जितने भी मिनिस्टर के स्टेट के होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर या फिर रिवेन्यू मिनिस्टर, ये सारे मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अभी लेटेस्ट मीटिंग कौन सी हुई है, 55th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी अभी लेटेस्ट, और कहां पर हुई थी, राजस्थान ने होस्ट करी थी, जैसलमेर में हुई थी, याद रखना जैसलमेर में हुई थी। अब जीएसटी काउंसिल ने क्या करा कि इसके लिए स्लैब बना दिए, क्या बना दिए, जीएसटी टैक्स के लिए 5 स्लैब बना दिए। 5 कौन कौन से, 0% का स्लैब, कुछ प्रोडक्ट को फ्री कर दिया जाएगा टैक्स से, जिन पर इंडायरेक्ट टैक्स लग रहा है कि उसको फ्री कर दिया जाएगा 0% टैक्स। दूसरा स्लैब है 5%, वी कैन से 5% टैक्स इंपोज करा जाएगा कुछ प्रोडक्ट पर। दूसरा इसके बाद 12% का स्लैब है, देन आफ्टर 18%, देन आफ्टर 28%। ये सारे 5 स्लैब के फॉर्म में टैक्स इंपोज करे जाएंगे। या तो किसी प्रोडक्ट का 0% होगा टैक्स, या फिर 5% होगा, या फिर 12% होगा, या फिर 18% होगा, या फिर 28% होगा। 5 टैक्स स्लैब में इनको डिवाइड कर दिया जीएसटी को, सारे इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ के एक टैक्स बना दिया, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। समझ गए मेरी बात को। और जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स समझ गए आप, जिस पर इंसिडेंट ऑफ टैक्स तो होता है बट इंपैक्ट ऑफ टैक्स नहीं होता, मींस जिस पर टैक्स इंपोज करा जाता है उसको इफेक्ट नहीं होता, दूसरे को इफेक्ट पड़ता है। समझ गए मेरी बात को। दैट इज कॉल्ड अ टैक्स स्लैब, और दैट इज कॉल्ड अ इनडायरेक्ट टैक्स। सारे इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ के एक टैक्स बना दिया जीएसटी, और 2017 में ये एनफोर्स हो गया। 1 जुलाई 2017 में इसको एनफोर्स कर दिया जीएसटी को, और 2016 में जीएसटी काउंसिल सेटअप करी गई, जो कि डिसाइड करती है कितना % कौन सा प्रोडक्ट किस स्लैब में आएगा। इसका काम क्या है जीएसटी काउंसिल का, इसकी मीटिंग होती है, इसको हेड करता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और इसका काम ये होता है कि चेकआउट विच प्रोडक्ट कम अंडर विच स्लैब ऑफ द जीएसटी, किस जीएसटी के स्लैब में कौन सा प्रोडक्ट आएगा। ये 5 स्लैब हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। याद रखोगे 28% सबसे बड़ा स्लैब है, याद रखना। चलते अपन आगे, जीएसटी पूरा समझ में आ गया मुझे लगता है आपको। पहला कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, CTT। अब अधिकतर जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे उनके घर में या उनके फैमिली में कोई कमोडिटी ट्रेडिंग करता होगा। क्या करता होगा, कमोडिटी ट्रेडिंग, जिसको अपन MCX भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, MCX भी बोलते हैं, याद रखना। क्लियर। अब क्या है, कमोडिटी की ट्रेडिंग करता होगा कई लोग, जो लीगल ट्रेडिंग करते हैं। इलीगल में बात नहीं कर रहा हूँ, इलीगल तो कई सारे हैं, बट लीगल जो ट्रेडिंग करते हैं कमोडिटी की, कौन सी कमोडिटी, गोल्ड, जैसे सिल्वर, कई सारी कमोडिटी एक्सेप्ट एग्रीकल्चर कमोडिटी। एग्रीकल्चर कमोडिटी को छोड़कर जितनी भी कमोडिटी की वीकेंड से कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं कमोडिटी की, तो उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। एग्रीकल्चर को छोड़कर जितने भी कमोडिटी की ट्रेडिंग करते हैं एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर एक टैक्स लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। क्या बोलते हैं, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। समझे मेरी बात को। क्या है, मैंने क्या बोला, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। जैसे आप जानते हो कई सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं कमोडिटीज की ट्रेडिंग। क्या करते हैं, कमोडिटीज की ट्रेडिंग, और जिसके अंदर एग्रीकल्चर इन्वॉल्व नहीं है, गोल्ड, सिल्वर, कोई सा भी कमोडिटी की ट्रेडिंग करते हैं जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, उसको बोलते हैं कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। क्लियर, याद रखोगे, सिंपल है। चलते अपन आगे। नेक्स्ट है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। देखो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स तो सुन के मतलब जो भी स्टॉक मार्केट का बिजनेस कर रहा है, या फिर शेयर खरीदता है, या कुछ भी खरीदता है, वी कैन से डेरिवेटिव, कुछ भी काम कर रहा है वो जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, स्पॉट मार्केट, BSE,
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सेलिंग कर रहा है, शेयर की सेलिंग कर रहा है, किसी कंपनी के शेयर खरीद रहा है, तो उसको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में बिल्कुल पता होगा। ये जो ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स लगाया जाता है दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। याद रखना, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है? जो स्पॉट मार्केट या फिर सिक्योरिटी मार्केट का काम ट्रांजैक्शन करता है या सेलिंग करता है, शेयरिंग सेलिंग कर रहा है या इक्विटी खरीद रहा है मार्केट की किसी भी कंपनी की, तो वो क्या है, उस पर जो टैक्स लगा है दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। याद रखना, सिंपल है। नेक्स्ट है कैपिटल गेन टैक्स। ये जरूर समझना, ये समझने की चीज है। कैपिटल गेन टैक्स ये चेंज होता रहता है। देखो, आप जानते हो कि कई सारे लोग असेट्स होल्ड करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी हो गई, गोल्ड हो गया, कई सारे असेट है। कैपिटल, जिसका कैपिटल है, जिसकी प्राइस है, जो भी असेट है उसकी सेलिंग करना, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, जो आप प्रॉफिट करोगे, जो कि देखिए सेलिंग करने के बाद जो आपको प्रॉफिट मिलेगा उस पर जो टैक्स लगेगा दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल गेन टैक्स। क्या है कैपिटल गेन टैक्स? कि जो भी आप सेलिंग कर रहे हो, असेट की सेलिंग कर रहे हो, उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल गेन टैक्स। अब इसमें कौन सा असेट, क्या है, कौन सा असेट सर, ये भी तो बताइए। तो इसमें और कितने टाइप के होते हैं? देखो, दो तरह के होते हैं कैपिटल गेन टैक्स। एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म सी कैपिटल गेन टैक्स, CGT। अब शॉर्ट टर्म में क्या होता है? अगर कोई भी पर्सन असेट होल्ड कराए लेस देन 12 मंथ, वी कैन से उसने कोई भी असेट होल्ड किया 12 महीने से पहले ही बेच दिया, और जो भी प्रॉफिट होगा उस पर जो टैक्स लगाया जाएगा दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म CGT, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। क्या कहलाएगा वो? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये क्या होता है दोस्तों? जैसे मानिए किसी ने असेट होल्ड किया है और ये होल्ड करा है मोर देन 12 मंथ, वो 12 महीने से ज्यादा उसको होल्ड करा है और उसने उसको सेल कर दिया। अब इस पर जो प्रॉफिट होगा और इस पर जो टैक्स लगेगा दैट इज कॉल्ड अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। क्या कहलाएगा? वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहलाएगा। समझ गए मेरी बात को? कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? जो असेट की सेलिंग पर प्रॉफिट होता है और उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल गेन टैक्स। समझे मेरी बात को? ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। क्लियर हो गया? ये कहानी है। अब इसमें लिस्टेड भी होता है, एक अनलिस्टेड होता है, वो डिटेल में हमें जानने की तो जरूरत नहीं है, सिंपल याद रखना। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है कि जब हम असेट की सेलिंग करते हैं उसके प्रॉफिट पर जो टैक्स लगाया जाता है दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल गेन टैक्स। ये दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। 12-12 महीने का है स्लेब, एक 24 महीने का भी इसमें स्लेब है। वो लिस्टेड और अनलिस्टेड का फर्क है, वो अपन बाद में समझेंगे। क्लियर? चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, देखो अल्टरनेटिव भी बोल सकते हैं, अल्टरनेटिव बोल सकते हैं, अल्टरनेट टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। क्या होता है? कुछ कंपनियां बड़ी होशियार होती हैं। क्या होती हैं? कुछ कंपनियां बड़ी होशियार होती हैं टैक्स इवेजन करने के लिए, वी कैन से टैक्स से बचने के लिए, टैक्स को चोरी करने के लिए, टैक्स की चोरी करने के लिए वो अपना प्रॉफिट ऐसे दिखाती हैं कि उनका नील हो जाए टैक्स। क्या हो जाए? नील हो जाए टैक्स। अब इस कंपनी का तोड़ भी है गवर्नमेंट पे, उन्होंने एक नया टैक्स निकाल दिया जिसको बोलते हैं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। इसमें क्या होगा कि जो कंपनियां अपना बिना वजह का जीरो प्रॉफिट दिखा रही हैं और शेयर होल्डर को बराबर प्रॉफिट शेयर कर रही हैं, शेयर होल्डर जितने भी हैं, और अपना प्रॉफिट टैक्स के मामले में जीरो दिखा रही है प्रॉफिट गेन, तो उन पर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स इंपोज किया जाएगा। समझ गए? उन कंपनी से बचने के लिए कि वो जीरो प्रॉफिट ना दिखाएं, इसलिए उन पर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लगाया जाता है। क्या होता है? फिर से बताता हूं क्या होता है। कई सारी कंपनी होती हैं, कई सारी कंपनी क्या करती हैं कि वो एग्जम्पशन दिखा देती हैं, डिडक्शन दिखा देती हैं अपना, और कई सारा इंसेंटिव दिखा देती है गवर्नमेंट को कि हमारा प्रॉफिट इसके बाद ज़्यादा कोई प्रॉफिट नहीं है, कम ही प्रॉफिट है, टैक्स बचाने की कोशिश करती है। तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट ऐसे तो मूर्ख तो है नहीं, गवर्नमेंट भी होशियार है।
गवर्नमेंट क्या करती है कि उनके लिए एक नया टैक्स निकाल दिया, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। इसमें क्या होगा, अगर वो कोई भी कंपनी होशियार बन रही है, वो अपना प्रॉफिट कम दिखा रही है, तो कॉर्पोरेट टैक्स उस पर अच्छे से मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लगाया जाएगा और उससे अच्छा वसूला जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड अ मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, मतलब उससे मिनिमम अल्टरनेट टैक्स तो लिया जाएगा। वो प्रॉफिट तो कमा रही है, अपने शेयर होल्डरों को शेयर भी कर रही है बराबर, बट टैक्स के मामले में वो अपनी जीरो टैक्स दिखा रही है। उनके ऊपर लगेगा मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। समझ गए मेरी बात को? मैं शॉर्ट बताता हूं कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स उन पर लगाया जाता है जो कंपनी अपना जीरो प्रॉफिट शो करती हैं, उनको टैक्स इंपोज करने के लिए उनके लिए नया टैक्स निकाला है, दैट इज कॉल्ड अ मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। याद रखोगे? क्लियर? तो इसी के साथ ये लेक्चर भी यही कंप्लीट होता है, 9th लेक्चर। अब आपको क्या करना है, 2 या 10 मिनट रेस्ट करिए। उसके बाद दोस्तों मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं, मैंने इतना सिंपल वे में आपको इकोनॉमी पढ़ाई है जिसके अब एक्चुअली 9 लेक्चर हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना है, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में इकोनॉमी का फोल्डर है जिसमें ऑलरेडी 9 लेक्चर में अपलोड कर चुका हूं, आज को अगर इंक्लूड कर दिया तो। और जल्दी ही आपकी इकोनॉमी भी खत्म कर दूंगा और एक भी टॉपिक आपका नहीं छोड़ूंगा। आपको कभी भी कोई भी टॉपिक की डिफिकल्टी नहीं आएगी इकोनॉमी में, ये मेरा गारंटी है, प्रॉमिस है आपसे। क्लियर? तो मिलते हैं हम 10th लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।